ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इकोनॉमिक्स हार्ड लगती है। वीडियो में हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, ये बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस इज़ जीएस संभव सीरीज़ फॉर एसएससी सीजीएल 2025। ये सारे टॉपिक्स हम इकोनॉमिक्स में कवर करने वाले हैं। अभी हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पर है। हमने ऑलरेडी 2 वीडियो में बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के बारे में कवर कर लिया। ये 3rd वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट है। ये संभव जीएस सीरीज़ है जिसमें हम ये सारे स्टैटिक के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इन ग्रेट डिटेल यूजिंग concepts and theories, and in the end we also cover previous year questions related to it so that आपको conceptual clarity आ जाए। Hello everyone, my name is Arun Singh and I run a channel named SSC Vlogs। ये टेलीग्राम का लिंक है जिसको स्कैन करके आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी अपडेट्स होती है एग्ज़ाम रिलेटेड या कोई भी प्रिपरेशन की क्वेरीज़ हैं या फिर टिप्स हैं, ये सारी अपडेट्स आपको इन दोनों चैनल पर मिलती है। आई विल सी यू देयर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पता नहीं क्यों बच्चे इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। सिंपल 2 मार्क आपके मोस्ट इजी, आप इजीली स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक को पढ़ के। फाइन। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकॉनमी। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इकॉनमी में हम क्या समझते हैं कि इकॉनमी में सर्कुलर वे में कोई चीज़ फ्लो करती है। तो क्या फ़्लो करती है? अब हम यहाँ में मानते हैं कि हमारे पास 2 सेक्टर्स है। एक हमने माना हाउस होल्ड है, एक हमने माना बिज़नेस फर्म है। ठीक है, एक सिंगल बिज़नेस फर्म अभी आप मान लो। तो हो क्या रहा है, इन दोनों के बीच में, हाउस होल्ड और बिज़नेस फर्म के बीच में चीज़ें एक्सचेंज कर रही है। कैसे एक्सचेंज कर रही है? देखो, हाउस होल्ड बिज़नेस फर्म को कैपिटल देगा यानी मनी देगा, ठीक है, लेबर देगा, लैंड देगा, एंटरप्राइज देगा यानी एंटरप्रेन्योरशिप देगा। ये सारी चीज़ें कौन बिज़नेस फर्म को देता है? हाउस होल्ड। इसके बदले में बिज़नेस को पैसा मिला, फर्म को पैसा मिला, लेबर मिली जो बिज़नेस में काम करेगी, फर्म्स के अंदर काम करेगी। बिज़नेस किसी लैंड पर सेटअप होगा और उस बिज़नेस को कोई इंडिविजुअल करेगा या ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल करेंगे उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही है हमें? हाउस होल्ड से मिल रही है फर्म को। फर्म इसके बदले में क्या करता है? फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, फर्म गुड्स प्रोड्यूस करेगा, उसके बदले में सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। किसको? हाउस होल्ड को। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो कैसे हो रहा है? ये सारी चीज़ें हमें हाउस होल्ड दे रहा है बिज़नेस फर्म को, इसके बदले में। ठीक है, इसके बदले में बिज़नेस क्या दे रहे हैं हाउस होल्ड को? गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। अब होता क्या है कि बिज़नेस फर्म, जब ये लोग इतनी सारी चीज़ें इसको देंगे तो बिज़नेस फर्म उसके बदले में हाउस होल्ड को वेजेस देता है, प्रॉफिट देता है, रेंट देता है और इंटरेस्ट देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा इनको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनको क्या बोलते हैं, वेजेस वगैरह को, फैक्टर कॉस्ट वगैरह, वो हम नेशनल इनकम के अंदर पढ़ेंगे। राइट, तो फर्म्स बेसिकली हाउस होल्ड को क्या देगी इन सब चीज़ों के बदले? वेजेस देगी, प्रॉफिट देगी, जो लैंड हमने लिया है उस पर रेंट मिलेगा, और जो कैपिटल हाउस होल्ड दे रहा है उसके बदले बिज़नेस उसको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हाउस होल्ड की इनकम है। ठीक है, तो ये सब पैसा इन सब चीज़ों के ज़रिए हाउस होल्ड के पास आया। अब हाउस होल्ड इस पैसे को खर्च करेगा ना, जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जब वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बिज़नेस फर्म, तो उसके बदले में हाउस होल्ड पैसा भी तो देगा। ठीक है, तो खर्चा करेगा हाउस होल्ड इन सब चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस दे रहा हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड उसके बदले में ये सारी चीज़ें बिजनेस को दे रहा है। ठीक है, और हाउस होल्ड को इनकम मिलती है। बेसिकली इन सब चीज़ों से इनकम ही तो है एक तरह की, और इस इनकम को खर्च कर देगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सर्कुलर फ्लो है जब कहाँ पे हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं, और वो 2 सेक्टर्स कौन से हैं? एक बिजनेस फर्म है, एक हाउस होल्ड है। इसी पे बेस्ड एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 2023 में। अब आप ये ध्यान रखना कि कोई बड़ी बात नहीं होती कि CHSL के बदले CGL में ये आ जाए, ठीक है, या फिर CPO में आ जाए। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं एक दूसरे एग्जाम फॉर्मेट में। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है विद रिस्पेक्ट टू द सिंपल मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी? जब भी आपसे सिंपल मॉडल पूछेगा, आप 2 सेक्टर वाला मान लेना इसको ऑटोमेटिकली। ठीक है, कि जिसमें एक हाउस होल्ड है और दूसरा बिजनेस फर्म है, और इनके बीच में सर्कुलर फ्लो होता है। ठीक है, अब कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहले बोलता है द एग्रीगेट कंजम्पशन इज मोर देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मतलब
हाउस होल्ड जितना कंज्यूम करेगा उससे ज़्यादा जो एग्रीगेट कंजम्पशन होगी वो ज़्यादा होगी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखो जितना खर्चा करेगा ना उतना ही तो कंज्यूम करेगा चीज़ें, ठीक है, तो सेम होगी ये, राइट। सो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है देयर इज़ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आप इस स्टेटमेंट में देखोगे गवर्नमेंट एज अ सेक्टर तो कहीं पे है ही नहीं, हाउस होल्ड और बिजनेस के बीच में रिलेशन है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। देन ऑप्शन थर्ड इज़ देयर आर नो ट्रेड एक्टिविटीज़ विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विच इज़ क्वाइट ट्रू, क्योंकि देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो इनमें है ही नहीं, हाउस होल्ड और बिजनेस ट्रेड कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब उसने हमसे पूछा है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन कौन सी है, तो पहली और दूसरी। सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट वो बात कर रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकॉनमी में ही दो कॉन्सेप्ट हो रहा है। अभी हमने दो सेक्टर इकॉनमी देखी जहाँ पे दो रोल प्ले करते हैं, हाउस होल्ड और बिजनेस फार्म, ठीक है, सेम चीज़। अब 3 सेक्टर इकॉनमी में क्या हो जाएगा, एक हाउस होल्ड, दूसरी फार्म और तीसरी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर यही 4 सेक्टर इकॉनमी की बात करें तो 4th सेक्टर हो जाएगा एक्सटर्नल सेक्टर, विच इज़ ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और एक्स्ट्रा हो जाएगा एक्सटर्नल सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसी पे बेस्ड कौन सी बात क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकॉनमी। 2 सेक्टर इकॉनमी जो हमने पढ़ा था अभी, कौन सी बात सच नहीं है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे जितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है उतनी तो चीज़ें ये कंज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, ठीक है, तो ये बात तो ट्रू है। फिर पूछता है फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, मतलब फैक्टर पेमेंट ही ये वाली बातें हैं सारी, ठीक है। फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट मैं आपको नेशनल इनकम जब पढ़ेंगे उसमें समझाऊंगा डिटेल में क्या होती है, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो फैक्टर जितनी पेमेंट वो करेगा वो ही उनकी इनकम है टोटल। फिर वो बोलते हैं रियल फ्लो इज़ मोर देन मनी फ्लो, ठीक है, इस स्टेटमेंट पे अभी वापस आएंगे। डी ऑप्शन बोलता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, मतलब जितनी उनके पास इनकम आ रही है उनका एक्सपेंडिचर का खर्चा उतना ही तो होगा, ये भी बात हमने पढ़ी है, तो ये भी ट्रू है। हमसे पूछा था कौन सी बात ट्रू नहीं है, अगर 1, 2 और ये बातें ट्रू है तो ये बात ट्रू नहीं होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रियल फ्लो इज मोर देन मनी फ्लो विच इज़ नॉट ट्रू, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक गुड्स। तो इकोनॉमिक गुड्स अब बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो लोगों की नीड्स या फिर उनकी वांट्स को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। और 4 तरह के होते हैं बेसिकली। नंबर 1 इज़ प्राइवेट गुड, दूसरा कॉमन गुड, तीसरा क्लब गुड और चौथा पब्लिक गुड। अब जो हमारे पास रिपीटेडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ रहा है वो प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स के बारे में पूछ रहा है। अब इन चारों को ना हम क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवलरस, नॉन राइवलरस। अब एक्सक्लूडेबल क्या होता है, एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि आप प्रिवेंट कर सकते हो दूसरे को उस चीज़ को यूज़ करने से, ठीक है। एक्सक्लूडेबल ये चीज़ होगी कि मैंने प्रिवेंट कर दिया दूसरे को उस चीज़ को यूज़ करने से। मैं कोई भी क्राइटेरिया यूज़ कर सकता हूँ, मान लो मैंने प्राइसिंग एज ए क्राइटेरिया यूज़ करा, मतलब मैं प्राइसिंग इतनी हाई कर दी कि दूसरा बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया उसको उस चीज़ को यूज़ करने से। और राइवलरस का मतलब है कि राइवलरी होगी दो लोगों के बीच में कि अगर मैंने यूज़ कर लिया तो दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर पाएगा। तो राइवलरस का मतलब यही है, अगर किसी एक इंडिविजुअल ने यूज़ कर लिया तो दूसरा उसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो चीज़ फाइनाइट है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब अगर आप देखेंगे प्राइवेट गुड आर बोथ एक्सक्लूडेबल एज वेल एज राइवलरस, मतलब फूड, आप फूड का प्राइस इतना ज़्यादा कर दें कुछ चीज़ों का कि अगर आप एक्सक्लूड कर सकते हैं दूसरे लोगों को उस चीज़ को यूज़ करने से। और राइवलरस मतलब अगर मैंने कंज्यूम करा तो वो चीज़ कम हो रही है ना, तो राइवलरी है फूड को लेके, क्योंकि फूड इज़ फाइनाइट, लिमिटेड रिसोर्स है ना फूड, फाइन। तो इसका एग्जांपल हो गया शूज़। फॉर एग्जांपल नाइकी शूज़ की बात करते हैं हम, ठीक है। नाइकी शूज़ आर एक्सपेंसिव, अगर आप अच्छा नाइकी का शूज़ लेने जाएंगे इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 20,000 30,000 रुपीज़। तो एक्सक्लूडेबिलिटी है, मतलब आप प्रिवेंट कर सकते हो दूसरे को उस चीज़ को यूज़ करने से, राइट। एंड ऐसे ही मोबाइल फ़ोन, बेस्ट एग्जांपल आईफोन आप मान लो, एंड नॉट जस्ट आईफोन, आजकल तो सैमसंग के फ़ोन्स भी और वन प्लस के फ़ोन्स भी बहुत एक्सपेंसिव आ रहे हैं, तो एक्सक्लूडेबिलिटी है ना उसके अंदर। तो प्राइवेट गुड आप याद रखना, जो प्राइवेट गुड होंगे ना दे विल बी बोथ एक्सक्लूडेबल प्लस राइवलरस, राइवलरी होगी, मतलब एक बंदा यूज़ करेगा तो दूसरा कांट कंज्यूम इट, ठीक है। देन कॉमन गुड्स, कॉमन गुड्स वो चीज़ें हैं अगर उनमें नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी तो है बट राइवलरस है, मतलब आप ग्राउंड वाटर को
किसी को यूज़ करने से रोक नहीं सकते, ठीक है, सब लोग ग्राउंड वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो राइवलरस है। मतलब अगर आप ग्राउंड वाटर का ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे वो फाइनाइट है, एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया है, तो वो क्या दिखाता है, राइवलरी दिखा रहा है कि अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो दूसरा उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। देन थर्ड थिंग इज़ क्लब गुड्स। क्लब गुड्स एक्सक्लूडेबल तो हैं बट राइवलरस नहीं है, मतलब कि आप प्रिवेंट तो कर सकते हो दूसरे को उस चीज़ को यूज़ करने से, लेकिन वो राइवलरी नहीं, मतलब वो फाइनाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसको यूज़ करा तो दूसरा बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता, तो वो इनफाइनाइट है। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आपने उसकी प्राइसिंग रख दी 800 रुपीज़ पर मंथ, आई थिंक इट मस्ट बी अराउंड 600 पर मंथ राइट नाउ, ठीक है। तो एक्सक्लूडेबिलिटी तो आपने कर दी कि प्राइस उसका इतना हाई कर दिया कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपने लोगों को उसको यूज़ करने से प्रिवेंट कर दिया, बट नॉन राइवलरस है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन यूज़ करूँगा तो दूसरा यूज़ नहीं कर पाएगा, वो भी यूज़ कर सकता है। एंड लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए ये दो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बहुत सिंपल से 2 मार्क इजीली यू कैन स्कोर इन योर पेपर, ठीक है, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। पब्लिक गुड्स आर बोथ नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। नॉन राइवलरस भी है, नॉन एक्सक्लूडेबल भी है, मतलब अगर एक बंदा यूज़ करेगा डजंट मीन कि दूसरा बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता, राइवलरी नहीं है। और दूसरा नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब आप कोई एक्सक्लूजन नहीं लगा सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते दूसरे लोगों को उस चीज़ को कंज्यूम करने से। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइटनिंग या फिर नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी एक बंदे के लिए है, सबके लिए है, ऐसा तो नहीं कि एक बंदा अगर उसको यूज़ करेगा, एक बंदे के लिए लगाई आपने और दूसरों के लिए नहीं है, तो नेशनल सिक्योरिटी पूरी कंट्री के लिए है। और स्ट्रीट लाइटिंग भी नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरस है, ठीक है। इन दो बातों को ध्यान रखना आप। और नेशनल सिक्योरिटी पे ही वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, इसको बस डिफेंस नाम रख देता है इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड कैसे बताया, आपके नॉन राइवलरस होंगे, ठीक है, प्लस नॉन एक्सक्लूडेबल होंगे। सो क्वेश्चन पूछता कौन सा एग्जांपल है पब्लिक गुड का। डिफेंस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक गुड, राइट, अभी हमने पढ़ा। हाउस नहीं है, क्योंकि हाउस में आप एक्सक्लूडेबिलिटी लगा सकते हो, मैं अपने घर में किसी को अलाउ नहीं कर रहा एंट्री करना, ठीक है, मैंने एक्सक्लूडेबिलिटी लगा दी, मैंने एक लॉक लगा दिया उसमें, फाइन, तो आपने एक्सक्लूड कर दिया। तो सिमिलरली आंसर वुड बी ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड की क्या क्वालिटी थी, नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, नॉन राइवलरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक गुड। कौन सी ऐसी चीज़ है जो एग्जाम्पल नहीं है पब्लिक गुड का। देखो नेशनल डिफेंस पब्लिक गुड है, लो एनफोर्समेंट सबके लिए होती है, पब्लिक गुड है, एक्सेस टू क्लीन एयर सबके लिए, तो एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं है ना ऐसा कि एक बंदा ही क्लीन एयर लेगा। अगर सबके लिए क्लीन एयर है ना, बैड एयर है तो सबके लिए है, साफ हवा है तो सबके लिए है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अगर मैंने साफ हवा ले ली दूसरा बंदा नहीं ले पाएगा, तो नॉन राइवलरस हो गया। और आप कोई बैरियर नहीं लगा सकते उसके यूज़ पे, ठीक है, तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल हो गया। तो इट मीन्स आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ इकोनॉमिक्स को हमने क्लासिफाई करा था, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। इट्स जस्ट दैट मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इन चीज़ों के डिटेल में। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े थे जो कि कुछ सिमिलर भी है इससे, बट हमने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी से नहीं देखा था, तो अभी मैं कॉन्सेप्ट्स आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एंड ऑफ द वीडियो एक और चीज़ पे मुझे बात करनी है, वो है माइनिंग एंड क्वेरिंग, जिसमें कुछ लोगों को डाउट आ रहा है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। अब इकोनॉमिक्स को हमने क्लासिफाई करा है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हमेशा से ऐसा नहीं था कि इकोनॉमिक्स को हम क्लासिफाई कर रहे थे माइक्रो और मैक्रो के बेसिस में। तो जब शुरू में इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई, वो बेसिकली डील करती है इज़ अ स्टडी जहाँ पे हम सिस्टमेटिकली ये डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए और किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, कौन उसको कंज्यूम करेगा। सो इकोनॉमिक्स में हम इन सब चीज़ों की बात करते थे, ठीक है। और हम शुरू में ऐसा मानते थे कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स में मतलब अगर किसी चीज़ की डिमांड है, ठीक है, तो उसकी सप्लाई भी उसी हिसाब से आ जाएगी, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, फाइन। उस बेसिस पे इकोनॉमिक्स चलती रही और अलग अलग थ्योरीज आती रही। अब हुआ क्या, बिफोर केन्स रोट हिज बुक, सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेनार्ड केन्स के बारे में, जॉन मेनार्ड केन्स के बारे में, ठीक है। उन्होंने 1936 में एक बुक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ EIM, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, फाइन। अब इन्होंने एक बुक लिखी, ये लिखी 1936 में, लेकिन 1929 में
1929 में एक बहुत बड़ा इवेंट होता, यूएस की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। ठीक है, यूएस की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है 1929 में, अक्टूबर में। ठीक है, सो अक्टूबर 1929 में यूएस की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। और जब स्टॉक मार्केट क्रैश करती है तो बिज़नेस बहुत ज़्यादा पुअरली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बिज़नेस बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ कर रहे हैं, और उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट पीक पे जा रही है, नॉट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लोगों की जॉब चली जा रही है, खाने का पैसा नहीं है, और एक कंडीशन ऐसी आ गई यहाँ पे, 1 out of every 4 person इन अमेरिका डजेंट हैव अ जॉब। ठीक है, अब उसके पास नौकरी नहीं है। और नौकरी ना होने का ये मतलब नहीं कि जिन लोगों के पास नौकरी है उनकी बहुत अच्छी नौकरी है, उनको पैसा मिल रहा है, नहीं, बहुत बुरे हाल है। मतलब ये जो फ़ोटो है ये क्या है, बेसिकली एक सूप बना रही है एक कंपनी। ठीक है, और वो फ्री में सूप बांट रही है, क्योंकि लोगों के पास, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये लिखा है फ्री सूप, तो लोगों के पास खाने के लिए पैसा ही नहीं है। ये बुरी हालत हो गई है। ठीक है, और बिजनेसेस एक्सपेंड नहीं करना चाहते क्योंकि डिमांड नहीं है चीज़ों की। फाइन, एंड इन्फ्लेशन पीक कर रहा है, मतलब चीज़ें महंगी हो रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिजनेस हाउसेस प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे चीज़ें, बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, और डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पूरा गड़बड़ा गया है, डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं आ पा रही है। ठीक है, अब क्या आता है, ये देखो यहाँ पे एक और इमेज है कि जहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि कौन मेरी हेल्प करेगा, आई डोंट वांट चैरिटी, मुझे नौकरी दे दो। ठीक है, और नौकरी है नहीं, एम्प्लॉयमेंट पीक कर रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे जॉन मेनार्ड केन्स एक बुक लिखते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ EIM, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक ये दिखाती है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट है, मनी है और जो इंटरेस्ट है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है, और वहाँ से हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है किसी भी इकनॉमी के अंदर। मतलब अगर गवर्नमेंट में, अगर मतलब इकॉनमी, कोई भी एक इकॉनमी पुअर परफॉर्म कर रही है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, वहाँ पे कोई डिमांड नहीं है चीज़ों की, और इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट को आके एक स्टिमुलस देना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट को पैसा प्रिंट करके पैसा देना पड़ेगा लोगों को, ताकि एनिमल स्पिरिट जनरेट किया जा सके, जो कि आपकी गवर्नमेंट अभी आपके साथ कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। अगर आप नोटिस करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है रिसेंटली, जो टैक्स स्लैब है ना, टैक्स स्लैब पहले लिमिट होती थी 5 लाख, अब इस 5 लाख की लिमिट को गवर्नमेंट ने बढ़ा के कर दिया 12 लाख की। 12 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अब रीज़न क्या है कि जब आपके पास टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना 12 लाख की इनकम तक, तो जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है आप उसको जाके मार्केट में खर्चा करोगे, और मार्केट में खर्चा करोगे तो चीज़ों की कंजम्पशन होगी, कंजम्पशन होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो रीज़न यही है कि जब भी कोई भी इकोनॉमी स्लो होती है तो गवर्नमेंट को आके इंटरवीन करना पड़ता है, वो मनी सप्लाई बढ़ाती है उस इकोनॉमी में। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि गवर्नमेंट ने आउट ऑफ नोवेयर टैक्स रेट बढ़ा दिया। टैक्स रेट बढ़ाने का यही है कि एनिमल स्पिरिट बढ़ाया जा सके, मतलब जानवरपना लाया जा सके, ताकि आप कंज्यूम ज़्यादा करो। ठीक है, बेफिक्र होके कंज्यूम करो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। अब 1929 में डिप्रेशन आया और केन्स ने ये बुक लिखी, तो वहाँ से मैक्रो इकोनॉमिक्स आया, मतलब जो मैक्रो लेवल पे चीज़ों को पढ़ने लगा, और उसने बताया गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़रूरी है, और वहाँ से चीज़ें निकल के आती है इस डिप्रेशन के बाद से, टर्म्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बिजनेस साइकिल, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। राइट, अब आपको समझ में आया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आई कहाँ से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस है जो इकोनॉमिक्स को क्लासीफाई करते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ एन इकॉनमी। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े, एक टुकड़ा पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एज अ होल, पूरी कंट्री की इकॉनमी को, पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी को एज अ होल पड़ेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है कंज्यूमर बिहेवियर पे, इंडिविजुअल फर्म्स पे और प्राइसेस पे। मैक्रो ऐसा नहीं करेगा। मैक्रो एग्रीगेट मतलब टोटल या फिर सम पे इकट्ठा फोकस करेगा, और कौन कौन सी चीज़ों पे, एग्रीगेट इन्फ्लेशन पे, जीडीपी पे, नेशनल इनकम में। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये अज्यूम करता है कि जो मैक्रो वेरिएबल्स है ना वो कांस्टेंट रहते हैं। इसके ऑपोजिट सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स ये मानता है कि जो माइक्रो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट रहेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स विल यूज़ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिंगल गुड,
एक गुड के बारे में बात करेगा, उसके डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो ऐसा नहीं करेगा, वो टोटल डिमांड एंड सप्लाई किसी भी इकोनॉमी की बात करेगा। इसको आप याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं प्राइस थ्योरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। फाइन, ये चीज़ है। और अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कहाँ से, बेसिकली ये इवॉल्व क्यों हुआ, क्यों हमें कंट्री की मैक्रो लेवल पे एज अ होल डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ना पड़ा, रीज़न यही है। ठीक है, नाउ इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर्स, रिसोर्स ओनर्स एंड फर्म्स। इंडिविजुअल आया, माइक्रो टिक मारना, आगे बढ़ो। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज़ द अदर नेम ऑफ विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब भी एम्प्लॉयमेंट याद आए, इनकम याद आए, ग्रेट डिप्रेशन याद करना। 1929 में जॉन मेनार्ड केन्स ने बुक लिखी थी, ठीक है, जीटी ऑफ EIM। ठीक है, उसके बेसिस पे याद रखना किसके बारे में बात कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज़। फाइन, नंबर 1, रीज़न बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बात करता है इस बारे में। डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल आउटपुट, टोटल मतलब एग्रीगेट, जब भी एग्रीगेट की बात होगी तो वो ऑप्शन भी ठीक होगा। तो टोटल आउटपुट का डिटरमाइन करने की बात करता है, यस करता है, तो आंसर वुड बी बोथ 1 and 2। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट, वेरी इजी सिंपल कॉन्सेप्ट, विल स्टडी इन अ वेरी सिंपल मैनर। ठीक है, अभी आप देख लो कि नाम क्या है और आपको 100% क्लैरिटी आएगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज़ अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स जो सिंपल उस बारे में बात करेगा जिस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब एक कॉन्क्रीट डेटा या फैक्ट के बारे में बात करेगा जो वेरीफाइबल है। फॉर एग्जांपल, ये डील करेगा फैक्ट्स के साथ, एक्सप्लेन करेगा इकॉनमी वर्क कैसे करती है, और इस चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं जाके, और ये ऑब्जेक्टिव है, एक वेल डिफाइंड, मतलब जो मेरे लिए है वो दूसरों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें ओपिनियन मैटर करता है, नहीं, एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट जिसको वेरीफाई कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें बताता है इकनॉमी में क्या हो रहा है या क्या होगा। ठीक है, किस बेसिस पे, फैक्ट के बेस पर, इसमें कोई ओपिनियन नहीं है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.8% इन 2024। इस फैक्ट को मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। जिस बंदे, मान लो ये डेटा किसी ने कोई सर्वे कंडक्ट करा होगा, ठीक है, और जब सर्वे कंडक्ट करा हुआ उसके बेसिस पे ही तो यही आया, और किसी गवर्नमेंट एंटिटी ने करा होगा या किसी प्राइवेट फर्म ने करा होगा। ठीक है, तो जिसने भी करा है उसने एक सैम्पल साइज़ लिया होगा, उस बेसिस पे ये वेरीफाइबल है, मैं खुद जाके इसको वेरीफाई कर सकता हूँ एक सैम्पल साइज़ लेके। एग्जाम्पल दूसरा क्या है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर बढ़ेगा तो बाइक्स की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, ये कोज इफेक्ट रिलेशन है, मतलब कोज क्या है, अगर बाइक आपने पेट्रोल का प्राइस बढ़ाया, ये कोज है, उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि बाइक की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स अ वेरीफाइबल फैक्ट। ऑब्वियसली बाइक जो चलेगी वो पेट्रोल से चलेगी। ठीक है, तो वेरीफाइबल फैक्ट है, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि इमेजिनरी, कोई बात नहीं कर रहा, ओपिनियन नहीं दे रहा, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है मेरा, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसी के ऑपोजिट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब नॉर्म्स हैं, ये एक तरह के बिलीफ सिस्टम है लोगों का। ठीक है, तो ये बात करता है ओपिनियन से या फिर लोगों की वैल्यू बेस्ड सिस्टम से। ठीक है, बात करेगा कि क्या होना चाहिए रेदर देन क्या है, उस बारे में बात नहीं कर रहा, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात कर रही है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते, ना हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते, ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, अब हमने देखा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होता है। देखो, हमें पता है कि आपका पेपर SSC CGL का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, चाहे वो Tier 1 हो या फिर 2 हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब अगर किसी क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है आपके पास, अगर क्वेश्चन का आंसर 2 है तो सबका ही 2 होना चाहिए। ये सब्जेक्टिव नहीं है, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू राइट एन ऐसे। ऐसे इज सब्जेक्टिव। अगर मैं किसी को बोलूँ राइट एन ऐसे ऑन टेररिज्म या ग्रोइंग टेररिज्म, ठीक है, आप लिख लो ग्रोथ ऑफ टेररिज्म इन लास्ट 3 डेकेड्स, इस पे यू हैव टू राइट एन ऐसे। तो इस पे जितने लोग ऐसे लिखेंगे ना, सबका ऐसे डिफरेंट होगा, कोई एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं है ऐसे का। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव है। सिमिलरली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्टिव, आप उसको वेरीफाई कर ही नहीं सकते। एग्जांपल देखते हैं कि कोई स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, अब
क्या इसमें वेरीफाई करें, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, कोई अपना ओपिनियन दे रहा है। दूसरा एग्जांपल है कि टैक्सेस ऑन द रिच शुड बी इंक्रीज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। ऐसा क्या करोगे उससे, मतलब पैसा, अगर आपने ये स्टेटमेंट ऐसा लगेगा देख के कि कोज इफेक्ट है, बट कोज इफेक्ट है नहीं इसमें। अगर आपको थोड़ा सा भी चीज़ें समझ में आती है, आपने अमीर से पैसा ले लिया, जाके पब्लिक में बांट दिया, तो जिस हिसाब से उन्होंने शुरू में खर्चा करा था उनकी हैबिट्स तो सेम रहेगी ना। तो हैबिट्स जब उनकी सेम रहेगी तो वो वापस पैसा उसी पर्सन के पास चला जाएगा जो अमीर है। आप ये कब तक करते रहोगे, कभी इसका रिजल्ट मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो सुनने में अच्छा लगता है, तो ये क्या है, एक तरह की सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, इसका कोई मतलब दिस इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट, कोज इफेक्ट नहीं है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इस पे एक क्वेश्चन आया CGL 2021 में, उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देखो, इन्फ्लेशन इज़ बेटर देन डिफ्लेशन, कोई कॉन्क्रीट डेटा नहीं है इस बारे में। जब हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो हम डिफ्लेशन भी पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। सो ये नहीं हो सकता। इनइक्वालिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम शुड बी रिड्यूस्ड, जो हम ये वाली स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। रिड्यूस कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया। मोर प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स इज़ नॉट गुड फॉर अ लेस डेवलप्ड इकॉनमी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ डी ऑप्शन सेज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई implies a price rise in an economy. This is 100% true. Money supply is a very important concept in economics. थोड़ा सा मैं आपको मनी सप्लाई बताता हूँ। मनी सप्लाई बेसिकली किस बारे में बात करता है। मनी सप्लाई है कि अगर गुड्स हैं, कोई भी मार्केट में गुड्स हैं, कोई चीज़ें हैं, अगर उनकी क्वांटिटी फिक्स्ड है, उनकी क्वांटिटीज़ फिक्स्ड हैं, राइट, लेकिन इनको ख़रीदने वाले लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, यानी मनी की जो सप्लाई थी ना, पहले मान लो इतना ही पैसा था, लेकिन अब इस मनी की सप्लाई को आपने इंक्रीज़ कर दिया, अब लोगों के पास और पैसा आ गया। शुरू में आप देखोगे कि 2 पैसा ही इतनी क्वांटिटी को ख़रीद पा रहा था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास आ गया। तो इन लोगों की वजह से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी उसी चीज़ की, और जब डिमांड बढ़ेगी तो लॉ ऑफ डिमांड भी ये बोलता है कि अगर किसी नहीं, लॉ ऑफ डिमांड तो उल्टा बोलता है वैसे, बट आप ये मान लो कि अगर उन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा, यही लिमिटेड लोग जो थे वो पहले लिमिटेड चीज़ों को खरीद रहे थे, अब लोगों के पास, हर एक इंसान के पास पैसा आ गया, वो जाएगा ना सारी चीज़ें खरीदने जो वो पहले नहीं खरीद पा रहा था। तो लो डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन बिगड़ जाएगा, उस वजह से क्या होगा, उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिस इज, ठीक है। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नाउ एक डाउट जो आ रहा है जिसको आई वुड लाइक टू मेंशन, दैट इज माइनिंग एंड क्वेरिंग को रिलेटेड, इट कम्स अंडर विच सेक्टर, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में किसके अंडर आएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब माइनिंग एंड क्वेरिंग की अभी इकोनॉमिक सर्वे ने ये बताया कि जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं ना, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ये काउंट होता है सेकेंडरी सेक्टर में, फाइन। एंड मैं जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और ज़्यादा दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो या और कुछ एग्ज़ाम हो, ज़्यादातर एंड कुछ वेबसाइट्स पे भी मैंने चेक करा, तो वहाँ पे मुझे ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही मिल रहा है, विच इज़ ट्रू, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्टर के अंडर मिल रहा है। अभी एज ऑफ नाउ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्राइमरी सेक्टर है, बट अभी मैं इसका आंसर थोड़ा वेरीफाई करूँगा, क्योंकि मैंने NCERT में भी चेक करा, ठीक है। ज़्यादातर जगह पे तो प्राइमरी सेक्टर ही मिल रहा है, बट NCERT में नहीं है। तो मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ इस चीज़ को, एंड देन इन दिस वीडियो, मतलब जो अभी हम सीरीज़ आगे कर रहे हैं, इसी में आई विल गिव यू क्लैरिटी ऑन इट। बट नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ये काउंट नहीं होता है, सेकेंडरी सेक्टर में ही काउंट होता है, ठीक है। तो अभी मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा इसके बारे में, मैं एक बार इकोनॉमिक सर्वे से और ज़्यादा गुजर जाता हूँ, ठीक है, और ट्रेंड देख लेता हूँ कि किस में ज़्यादा आंसर स्टिक हो रहे हो प्राइमरी सेक्टर में रहे हैं जितना मैंने अभी देख पाया, बट मैं इसके बारे में आपको आगे चल के क्लैरिफिकेशन दे दूँगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो नंबर 3, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। माय नेम इज़ अरुण सिंह। थैंक यू सो मच गाइस।